नमस्कार आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप आया हुआ है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, तो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को लाने की जरूरत क्या थी। आखिर हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसकी क्या कमियां थी और जिन कमियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही। पिछले वीडियो में इस पर एक व्यापक रूप में चर्चा किया गया था, लेकिन अब उसी कड़ी में एक दूसरा अहम प्रश्न बनता है और यह प्रश्न है कि आखिर यह जो नई शिक्षा नीति आई इसमें नया क्या है और आखिर यह किस प्रकार के बदलाव को लेकर आ रही है। क्या वाकई यह विद्यमान जो व्यवस्था थी उसमें वाकई कोई संरचनात्मक या ढांचागत बदलाव के रूप में आ रहा है या बस केवल कुछ प्रावधानों में, कुछ नामों में बदलाव आ रहा है। इसके लिए मैं फिर से ध्येय आईएएस के डायरेक्टर श्री विनय सर का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर यह नई शिक्षा नीति को नया क्यों हम बोले, क्या वाकई यह शब्द देना यहाँ पर सही है? देखिए, किसी भी नीति हो या योजना हो उसको देखने का दो नजरिया होता है। एक को हेलीकॉप्टर अप्रोच कहते हैं, यानी हम ऊपर से चीज़ों को नीचे देखते हैं। तो जब ऊपर से आप कभी प्लेन से जाएं और नीचे धरती देखें तो बड़ी सुंदर दिखती है, पर हो सकता है ज़मीन उतनी सुंदर ना हो जितनी ऊपर से देखने में लगती है। तो पहली चीज, जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो आजकल कहा जा रहा है, ज़्यादातर आप यूट्यूब चैनल में और ढेर सारे आर्टिकल्स में देखेंगे कि दो स्तर पर बदलाव की बात ये करता है। एक तो स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक ढांचे में बदलाव की बात करता है, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल चेंज यानी संस्थात्मक स्तर पर बदलाव की बात करता है। संरचनात्मक बदलाव की बात दो स्तरों पर है, एक तो स्कूली शिक्षा पर है और एक देखें तो हायर एजुकेशन, जिसको आप उच्च शिक्षा कहते हैं, उस पर है। आप अगर स्कूली स्तर पर देखें तो आपको क्या बदलाव दिखाई देगा? लोग आपको बताएंगे कि अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 आ गया। लोग आपको बताएंगे कि मातृभाषा में आपको एजुकेशन अब मिल जाएगी 5वीं तक, और उनसे कहा जाएगा कि 8वीं तक संभव तो 8वीं तक करें। त्रिभाषा का फार्मूला कहा जाएगा कि त्रिभाषा का फार्मूला आ जाएगा। कहा जाएगा प्री प्राइमरी पे इस बार बहुत फोकस किया गया है, आरटीआई का विस्तार किया गया है। पहले आरटीआई 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए होती थी, अब वो 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, यानी इसे पॉइंटर जिसको आप कहते हैं इंफॉर्मेशन, ढेर सारी सूचना आपको स्कूली स्तर पे मिल जाएगी। ये कहाँ मिलेगी? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आपको क्या कहा जाएगा कि बोर्ड का प्रारूप बदलेगा, आपका बोर्ड एग्जाम तीसरी, 5वीं, 8वीं और 12वीं स्तर पर लेगा, सेमेस्टर वाइज लेगा। इस तरह से परख, एक मतलब समग्रता से उसकी असेसमेंट की बात की जाएगी, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो गए। ऐसे ही हायर एजुकेशन में क्या कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैटेगराइज कर दी जाएगी। यूनिवर्सिटी का एक प्रारूप होगा जो रिसर्च पर फोकस करेगा, दूसरा प्रारूप क्या होगा जो टीचिंग पर फोकस करेगा, तीसरा प्रारूप होगा जो डिग्रियां बांटने का, जो हमारा लंदन का 1858 वाला एक्ट आया था उसी अनुसार केवल अफिलिएशन और डिग्रियां बांटने का काम करेगा। फिर उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, फॉरेन यूनिवर्सिटी को आने की छूट दी जाएगी, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, मतलब बच्चा जब चाहे स्कूल में अपने कॉलेज में ब्रेक ले सकता है, नए कोर्स ज्वाइन कर सकता है, यानी ब्लॉ 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 ढेर सारी बातें की जाएगी। और अगर हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो वहां क्या कहा जाएगा कि मेडिकल और लॉ को छोड़ के एक सेंट्रलाइजेशन, एक जो एआईसीटी यूजीसी सब खत्म करके एक वहां पर रेगुलेटरी बॉडी होगी जो ऑटोनॉमस होगा और वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को रेगुलेट करे। पर हमने कहा था ये ऊपर से देखने का नजरिया। बदलाव या क्रांति की बात तब होनी चाहिए जब बदलाव पूरे नजरिए में आए, यानी शिक्षा के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वो पूरी तरह। संस्थाएं तो बदलना तो आउटपुट है, 10+2 की जगह 5+3+3+4 का होना तो क्या है? आउटपुट है। जब हम शिक्षा के प्रति पूरे दृष्टिकोण को बदलते हैं, पूरे नजरिए को बदलते हैं, उसके वैचारिक धरातल को बदलते हैं, तब जब हम कहेंगे वास्तव में ये रेवोल्यूशनरी है। और इस मामले में मैं जरूर मानूंगा कि ये रेवोल्यूशनरी है। और सैद्धांतिक स्तर पर, अभी चूंकि ये ड्राफ्ट है,
अभी इसमें नियम बनेंगे, रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, नई संस्थाओं का गठन होगा, ढेर सारे प्रेशर ग्रुप आएंगे, कल को हो सकता है इसमें बदलाव आ जाए। पर अभी जो ड्राफ्ट है और उसमें जिस वैचारिकी की बात की गई है, जिस आइडिया ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, वो मेरे लिए एक उम्मीद की किरण जगाता है। कम से कम एक मैं बड़ा ये थोड़ा सा मेरे लिए काफी रोचक आपने एक प्रश्न उठाया है कि आपका कहना है कि केवल विशेषताओं के नजरिए से शिक्षा नीति को देखने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके वैचारिक पक्ष को देखने की जरूरत है। तो जी। आखिर वो किस नजरिए की आप सर बात कर रहे हैं कि क्या नजरिया में बदलाव आ गया सरकार के? हाँ जी विनीत, मैं भी यही कहना, मैं आपको बताना चाह रहा था। अभी तक क्या था, अभी तक का जो पूरी पैटर्न था, वो पैटर्न जो 1835 से शुरू हुआ और 2020 तक आज तक चला आ रहा है, उसमें बच्चों के लिए शिक्षा नहीं होती थी, शिक्षा के लिए बच्चे होते थे। मतलब हम बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा के ढांचे का निर्माण नहीं कर रहे थे, हमने एक टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाया। मतलब ऊपर से कुछ लोगों ने एक सिलेबस बना दिया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें बना दी, उस किताबों के अकॉर्डिंग एग्जाम बना दिया और बच्चों को एक रैट रेस में क्या कर दिया, दौड़ा दिया। रैट रेस का मतलब है एग्जाम पास करना ही तुम्हारी योग्यता की सबसे बड़ी निशानी है। यानी मतलब ये हुआ कि हम जंगल में एग्जाम लें और हाथी को कहें कि तुम अयोग्य हो क्योंकि तुम पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहे हो और तुम बंदर से पीछे हो जा रहे हो, और हम शेर के बच्चे से कहें कि तुम मछली की तरह स्विमिंग नहीं कर पा रहे हो इसलिए तुम अयोग्य हो। तो हो सकता है भाई आप फिजिक्स में अच्छे हो, आप मैथ्स में अच्छे हो, तो दूसरा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, डांस में अच्छा हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। तो इस देश में अगर अबुल कलाम जैसे विज्ञानवादियों की अगर महत्ता है, तो इसी देश में लता जी, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसे कला के लोगों की भी महत्ता है। दरअसल ये योग्यता और अयोग्यता के पैमाने को जिस तरह से नंबर और परसेंटेज में, परसेंटाइल में, खांचे में बांट दिया गया था, पहली बार इस अप्रोच में एक बदलाव की बात की जा रही है। कैसे बदलाव की बात की, और मैंने कहा ये उम्मीद हमें, एक पिता होने के नाते मेरे अंदर क्या करता है, एक उम्मीद जगाता है। अब ये बदलाव क्या है, मैं जरा आपको बताता हूँ। जी जी। पहली चीज, जो पहला बदलाव है वो ये है कि इसमें बुनियादी शिक्षा की परिभाषा बदली हुई। अभी तक बुनियादी शिक्षा जिसको आप कहते थे, जिसको कहते थे हर बच्चे को मिलना चाहिए, बुनियादी शिक्षा की परिभाषा में एक तो सबसे बड़ी चीज जो की गई है कि पहले शिक्षा का, बुनियादी शिक्षा का मतलब होता था रीडिंग एंड राइटिंग, लिखना और पढ़ना क्या है, बुनियादी शिक्षा। इस बिल्कुल। बार सबसे बड़ी बदलाव क्या की गई है कि इस बुनियादी शिक्षा के साथ स्वास्थ्य को जोड़ा गया है। भाई एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है ना, तो उसको क्या किया गया है, बच्चे का मानस, अगर आपने फ्रायड को पढ़ा हो तो कहा जाता है बच्चे का मानसिक विकास तो 8 साल की उम्र से पहले ही उसका मानसिक ढांचा क्या करता है, बन जाता है। तो अब उसको क्या किया गया है, 3 साल कर दिया गया, यानी 6 साल की जगह क्या किया गया, 3 साल। और उसको हमने प्री प्राइमरी और आंगनवाड़ी यानी हेल्थ के कार्यक्रमों से भी क्या कर दिया है, एक चाइल्ड और विमेन डेवलपमेंट का जो पार्ट अभी तक महिला और बाल विकास में था, अब उसको शिक्षा के साथ क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया। यानी बच्चे का पालन पोषण होगा, मिड डे मील में उसको कैलोरी में ही भोजन नहीं दिया जाएगा, उसे ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा, पोषणीयता पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे बच्चा शारीरिक स्तर पर भी विकसित हो सके और फिर उसे पढ़ाई के द्वारा मानसिक स्तर पर भी जोड़ा जाए। तो इस समय दुनिया में सारे देश बूढ़े हो रहे हैं और भारत क्या हो रहा है, जवान हो रहा है। यानी भारत में 21वीं सदी की संभावना छिपी हुई है। पर इस संभावना का दूसरा पक्ष क्या है, भारत के 46% बच्चे जिस देश में कुपोषित हों, वो क्या 21वीं सदी के उत्पन्न अवसरों का लाभ उठा पाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी जो मुझे जो परिवर्तन नजर आया वो है कि इसमें चाइल्ड एंड केयर को एजुकेशन के साथ क्या कर दिया गया, क्लब कर दिया गया। और हाँ, इसकी सबसे खास बात आप यही कहेंगे कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, ये जो है ये बड़ा बुनियादी बदलाव है। बुनियादी इसलिए कह रहे हैं, आज भी भारत के 65% बच्चे कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और सरकार देखिए,
जो ये आप कह रहे हैं प्राइमरी स्कूल, ये प्राइवेट मेरे बच्चे के लिए नया थोड़ी है, वो तो पहले ही नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ रहा है, वो तो पहले से ही 12 और 3 साल पहले वो उसमें लगाता है। महत्वपूर्ण क्या है कि 65% भारत के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइमरी सरकारी स्कूलों में। और गांव के 90% बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में। अगर उनको हम अर्ली चाइल्ड केयर से जोड़ देंगे तो विश्वास कीजिए, ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होगा वो भविष्य में भारत की संभावनाओं को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो पहला बदलाव तो ये आया। दूसरा बदलाव बुनियादी शिक्षा में क्या आया है? शिक्षा केवल लिखना पढ़ना नहीं है, इसमें कहा गया है कि शिक्षा में म्यूजिक भी होगा, डांस भी होगा। आप क्या करेंगे? स्किल भी छठी क्लास से क्या करेंगे? स्किल डेवलप करेंगे। आप छठी क्लास से कोडिंग भी सीखेंगे। कोडिंग क्यों सीखेंगे? क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी ने इतनी अनिश्चितता उत्पन्न कर दी हो। आपको पता है 2007 में जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की थी, क्या उन्हें लगता है कि 2010 में अगर वो जॉब मार्केट में जाते तो वो क्या उस जॉब मार्केट की नीड को पूरा कर सकते थे? क्या गूगल के आने से पहले का इंजीनियरिंग, फेसबुक के आने के पहले का इंजीनियरिंग, अमेजन के आने का पहले की इंजीनियरिंग, अलीबाबा के आने की पहले की इंजीनियरिंग और आज की इंजीनियरिंग एक तरह से? नहीं। दरअसल टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से रफ्तार तेज की है, मैंने एल्विन टेफलर की कहा था कि किस तरह से फ्यूचर शॉक, यानी टेक्नोलॉजी हर 5 साल बाद के जॉब के नेचर को बदल दी। तो आप किसी को इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, आप उसे तैयार कर सकते हैं उन अनिश्चितता के लिए, उसके हुनर को पैदा करके कि वो आपको फ्यूचर में जिस भी परिस्थिति में जाए वहां आपको मेंटली फिजिकली हर तरह से प्रिपेयर कर। तुम आईटीआई पॉलिटेक्निक बाद में ना करो, तुम जब 12वीं करके निकलो तुम्हारे हाथ में एक हुनर रहे जिससे तुम कम से कम अपनी आजीविका क्या कर लो, कर लो। ये नजरिए बदलाव है कि हमें अपने बच्चे को जॉब मार्केट के लिए क्या करना है? तैयार करना है कि वो बाजार में जब प्रवेश करे तो उस बाजार के लिए वो अपने आप को क्या कर ले? तैयार कर ले। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात जो बुनियादी बदलाव, जिसको मैं बुनियादी बदलाव कहता हूं, पहली बार बच्चे की चॉइस पर बड़ा फोकस किया। मैंने कहा था ना, पहले क्या था? अपने और आपकी शिक्षा को देखिए, हमारी चॉइस का क्या ध्यान रखा गया? हमें साइंस साइड लेना है तो पढ़ना है, हमें आर्ट साइड लेना है तो क्या करना है? पढ़ना है। हमारे ऊपर सिलेबस थोपा गया, हमने सिलेबस को नहीं चूज किया, सिलेबस तो हमारे ऊपर क्या कर दिया गया? आरोपित कर दिया। इस बार क्या है? विनय का बेटा सब्जेक्ट का चुनाव, विनय तो नहीं कर पाए, पर विनय का बेटा ये तय करेगा कि मुझे फिजिक्स के साथ हिंदी लिटरेचर पढ़ना है कि मुझे मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़नी है। कोई दूसरा उसको नहीं बताएगा कि तुमको यही पढ़ना है, तुम्हारे पास तो कोई विकल्प नहीं। दरअसल वो चुनाव करेगा कि भाई मैं चुनूंगा कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट होगा। मेरा असेसमेंट कोई दूसरा नहीं करेगा। पहले असेसमेंट कौन कर रहा है? टीचर असेसमेंट कर रहा है। टीचर असेसमेंट कर रहे हैं तो लड़का टीचर को खुश करने के लिए है और बच्चों के साथ वो रैट रेस में है। यानी एक जो आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा है, उससे बच्चों में एक जो सोशल बॉन्डेज है वो क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। अब असेसमेंट क्या है? बहुत बुनियादी बदलाव है। असेसमेंट जिसको परख कहा गया है ना, वो कि कैसे आपका परख किया जाएगा। असेसमेंट का जो मॉडल है वो है कि PARAKH, उसमें है कि परफॉर्मेंस एसेस एंड रिव्यू ऑफ नॉलेज इन होलिस्टिक मैनर। तो होलिस्टिक मैनर में आपका असेसमेंट किया जाएगा। और असेसमेंट क्या होगा कि आपका असेसमेंट आप पहले खुद करेंगे। बच्चे के नजर को भी तो समझो कि वो स्कूल को किस नजरिए से देखता है, उसकी वर्थ क्या है। टीचर बता रहा है कि तुम अच्छे हो, टीचर बता रहा है तुम नकारा हो। बचपन से हमारे गांव में कई लड़कों को जो बहुत टैलेंटेड होते थे, टीचर उनको नकारा घोषित कर देता था, तो वो पूरे मोहल्ले में नकारे की तरह क्या होते थे? घूमते थे। आपने उस बच्चे की जो स्लेट खाली थी उस पर गहरे अक्षर से जब नकारा लिख दिया ना, तो विश्वास कीजिए कुछ जीवन में नहीं कर पाएगा। अब वो बच्चा बता रहा है इस असेसमेंट परख वाले प्रोसेस में कि मैं कौन हूं, मैं कैसे, मैं कहां हूं। फिर उसके फ्रेंड बताएंगे, और जब उसके फ्रेंड बताएंगे तो वो उसके सोशल बिहेवियर के आधार पर उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। और जब सोशल बिहेवियर के आधार पर मूल्यांकन करेंगे तब वो रैट रेस में नहीं फंसेगा, वो उस सोशल बॉन्डेज को, जिसको सोशल कैपिटल कहा जाता है। जब कोलमैन ने अध्ययन किया था जापान का, तो उसने क्या कहा था
जापान एक ऐसा देश है जिसके पास प्राकृतिक संसाधन कुछ नहीं, पर विश्व का सबसे विकसित देश क्यों है? क्योंकि उसने कहा कि 1% प्राकृतिक संसाधन, 14% पूंजी और 85% सोशल कैपिटल, सबको साथ लेकर जो चलने की क्षमता जापानियों में है और एक बृहद लक्ष्य की तरफ बढ़ने की जो क्षमता है, वो उन्हें प्रेरित करती है। हमारे स्कूलों में ऐसा नहीं था। तो ये जो परख का असेसमेंट का बच्चा है ना, ये बच्चा अब उससे जुड़ेगा, वो अपनी बात खुद टीचर भी करे, टीचर भी एक पहलू है, वो तटस्थ होकर करे, पर कम से कम बच्चे को भी तो कहने दो कि उसकी मूल्य है, उसकी भी कीमत है, उस स्कूल में वो भी कहीं ना कहीं कीमत रखता है। और जब उसका असेसमेंट समग्रता से होगा, यानी स्पोर्ट्स में कैसा है, सामाजिक व्यवहार में कैसा है, नैतिकता में कैसा है, एथिकल कैसा है, तो ये बच्चा फिर आगे चलकर डॉक्टर बनकर लोगों की किडनी नहीं बेचेगा, या कोरोना के नाम पर पेशेंट से उससे 10 गुना दाम नहीं वसूलेगा। वो आईएएस बनेगा तो करप्शन करके देश बेचने की कोशिश नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने कहा, बुनियादी बदलाव, जो एक बहुत बड़ा हमने कहा, वो असेसमेंट प्रोसेस में है, और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव। सर तीसरा, यहाँ पे मैं कहना जी कि जी, हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं, कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और हम्म खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हम्म, तो जो आप बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है इस नजरिए में बदलाव का, कि आपके अंदर जो भी एप्टीट्यूड वो कहीं ना कहीं पे करेगा, और उस सबको सम्मान देने, यानी जी आपके अलग अलग कौशल को सम्मान देना, कौशल की विविधता को सम्मान देना। दूसरा सर मैं ये जानना इसी पे चाहूंगा कि जो आप इस सोशल कैपिटल की बात कर रहे हैं, क्या इसी को हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से जुड़ा हुआ पहलू भी मान सकते हैं? हाँ भाई, देखिए, मैं यही कहता हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कराता हूँ, बच्चे आके कहते हैं जी सर सर। फोर्थ पेपर में एथिक्स पढ़ा दीजिए। यार, एथिक्स पढ़ने हाँ। वाली चीज नहीं है, कोई दूसरा बता रहा। हमसे बच्चे इंटरव्यू में सर आके पूछते हैं, सर हमें बता दीजिए हम आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। अरे भाई, तुम जानो आईएएस क्यों बनना चाहते हो, हम कैसे बता दें? हमारा अच्छा, को होना चाहिए। कोचिंग के टीचर भी क्या करते हैं, बताने लगते हैं, हाँ तुम आईएएस इसलिए बनना चाहते हो। हाँ बताओ, नैतिकता क्या है? ये सीखने वाली चीज, ये अनुभवजन्य ज्ञान है। और जब वो बचपन से स्कूल में, इसीलिए फोर्थ पेपर में देखो कि नैतिकता में कहा गया परिवार की, स्कूल की, सबकी भूमिका है ना, उसके पर्यावरण की, जो परिवेश में जो रहता है उसकी उसकी अपनी भूमिका है। आप बताइए, वही आदमी जो दिल्ली की सड़कों पे पान थूक देता है कहीं भी, उसी आदमी को लंदन लेके चले जाओ, पान थूकेगा? नहीं थूकेगा, क्योंकि परिवेश क्या हो गया, बदल गया। तो ये जो हमारे यहाँ परिवेश, मेट्रो के आने के बाद बदलाव आ गया। बदलाव आ जाता है। तो बदलने का मैंने क्या कहा कि यही है कि नैतिकता डेवलप होती है, इनकलकेट होती है, वो अंदर से भाव आता है। और जब बच्चे का फोकस किताब से हटेगा, जैसे कहा गया इसमें कि बुक का सिलेबस कम किया जाएगा, कोर चीजें केवल पढ़ाई जाएंगी, बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी क्या की जाए, डेवलप की जाए। मैंने एक बार आईएएस में क्लास में पूछा था कि ये बताओ, मोहनजोदड़ो में लाल रंग का हड़प्पा में लाल रंग का कपड़ा मिला है, इससे क्या तुम पूरे इतिहास को लिख सकते हो, पूरी सिंधु सभ्यता को? क्लास में कोई बच्चा नहीं बताया। मैंने उनसे अब आप सोचिए, लाल रंग का कपड़ा मिलना, हमने कहा क्या शो करता है कि वहां के लोगों को उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में क्या था, पता था। वो कपास को कपड़ा बदलने की प्रक्रिया से क्या थे, परिचित थे। अगर कपास कहीं लाते थे और कहीं कपड़ा बनाते थे तो विनिमय की प्रक्रिया से क्या थे, प्रचलित थे। वो क्या है, कॉपर वाली इंडस्ट्री, कॉपर वाला क्षेत्र है, लोहे की खोज नहीं हुई, तो वो थल मार्गों का नहीं बल्कि जल मार्गों पर क्या थे, निर्भर थे। इसीलिए मैंने उनको एग्जाम्पल दिया। मैं यहाँ, समय कम है, मैं क्या कह रहा हूं कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी नहीं। अगर मैं अभी कहूं कि ये बताओ, आईपी आईपीएल 2050 में कैसा होगा, तो आप नहीं बता पाओ। अभी कैसा है, अभी हम क्योंकि हम पढ़ के बता रहे हैं। वो जो थिंकिंग एबिलिटी हमारे अंदर है, वो जो हाँ, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो हम अगर ये पूछें कि भारत अमेरिका के संबंध 2020 में कैसे हैं, तो आप बता लोगे। पर हम कहें कि भारत अमेरिका के संबंध 2040 में कैसे होंगे, आप सोचने में आप कहोगे नहीं, अच्छा है, तर्क नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, आप अनुमान पर बताते हैं। और आप बताओ, जब आप आईएफएस अधिकारी बनोगे,
आईएएस अधिकारी बनाओगे, पॉलिसी मेकिंग करोगे, तो अगर आपका फ्यूचर का विजन ही नहीं क्लियर है, आप भविष्य को देखने की क्षमता ही आपके अंदर नहीं है, तो आपसे हम क्या अपेक्षा करेंगे कि आप कैसा करोगे? तो मैं कह रहा हूं ये जो बुनियादी नजरिया है कि कहा जा रहा है कि बच्चे की क्षमता पे भरोसा करेंगे, हम शिक्षा के मॉडल पर भरोसा नहीं करेंगे। हर बच्चा, जो कलाम साहब की बात थी, हर बच्चे में सचिन बनने की, लता बनने की, राजा रमन्ना बनने की, विश्वेश्वरैया बनने की, रविशंकर बनने की प्रतिभा छुपी हुई है। स्कूल का काम है हर इंडिविजुअल की क्षमता को बाहर निकालना। कैसे इंप्लीमेंट होगा, मैंने कहा वो बात की बात है, उसमें तो बहुत से संकट है, पर कम से कम नजरिए की बात मैं कह रहा हूं कि इसमें एक बुनियादी बदलाव है। और एक और मैं ध्यान से आपको बताना चाहता हूं, इसमें पहली बार कहा गया है कि शिक्षा को जीवन से जो, मैं ड्राफ्ट पेपर में देखिएगा, वैल्यू बेस्ड ही नहीं हो, लाइफ स्किल से जुड़ी हो। यार शिक्षा का मतलब ही होता है जीवन की क्षमताओं का विकास करना। हमने शिक्षा को डिग्री से जोड़ लिया है। शिक्षा वो होनी चाहिए जो जीवन को, हम कोई चीज सीखें, हम ज्योमेट्री पढ़ें तो हमें लगे कि कल को जब हम इंजीनियर बनेंगे तो हम बांध को किस एंगल में रखेंगे, किस एंगल से प्लेन उड़ाएंगे, हम हर विषय को जीवन से जोड़ कर देंगे। पहली बार इसमें कहा गया है कि जोड़ कर देखिए। मैं इसका एग्जाम्पल भी देता हूं। एक हॉलीवुड की फिल्म है गुडविल हंट, नाम सुना है आपने, कभी देखा है? जी सर, क्या देखा है था उस सर। गुडविल हंट में, क्या है कुछ आपको अगर पता है बताइए, तब मैं बताऊं अपनी बात। सर इसमें मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि एक स्टूडेंट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और बहुत ही बेहतरीन उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, लेकिन वो अनाथ है, और एक स्कूल, एक कॉलेज में वहां पर वो काम करता है, सफाई करता है, और वहां पर जो क्लासेस हैं, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, मैथ की, हर एक क्लासेस को वो पीछे से खड़ा होकर अटेंड करता है, क्लास का वो स्टूडेंट नहीं है। और जब एक मैथमेटिक्स के टीचर ने उसके इस टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया और उसको वहां पर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था और कहा कि इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर सकता है, पूरे क्लास में किसी ने सॉल्व नहीं किया, उस बच्चे ने छुपकर वो सॉल्व किया, और छुपकर उसे देखते हुए, सॉल्व करते हुए मैं उस टीचर ने, प्रोफेसर ने देखा और उसे ऑफर किया कि तुम आओ और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा। लेकिन वो लड़का जो है वो एरोगेंट था, वो लड़का रूड था, उससे अपने टैलेंट की पहचान, उसने वहां पर उसको रिजेक्ट कर दिया। चलिए, आपने तो फिर उस पिक्चर देखी है विनीत, टीचर, पिक्चर आपने देखी है, उसका क्रक्स जो लास्ट का है, मैं चाहता हूं थोड़ा सा वो बताएं, तब मैं अपनी बात। सर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बच्चा था उसको एक साइकियाट्रिस्ट से उसका कन्वर्सेशन हुआ और उसमें उसका क्रक्स निकल के आया, जहां पे वो बच्चा जो है उसके जो मनोविद चिकित्सक थे उनका मजाक उड़ाता है और उसके एक पेंटिंग के आधार पे कंक्लूजन उसकी पर्सनालिटी का निकालता है। तब वो कहता है कि आप जो है, अगर मैं तुमसे प्रेम कहानी के बारे में बात करूंगा तो तुम शेक्सपियर की कविताएं मुझे सुना दोगे, उनके नॉवेल मुझे सुना दोगे। बिल्कुल तुमसे अगर मैं बात करूंगा कि ये कोई युद्ध नीति के बारे में, तो तुम मिलिट्री साइंस के तमाम किताबों के बारे में मुझे बता दोगे, लेकिन तुम्हें यह एहसास ही नहीं है कि पति पत्नी के रिश्ते क्या होते हैं, तुम्हें यह एहसास ही नहीं है बिल्कुल कि युद्ध बिल्कुल, स्थल पर एक साथी बहुत जो है अगर अपने पांवों पे दम नहीं तोड़ता नहीं, है तो बस क्या। बस मैं यही चाहता था। तो देखिए उसमें एक जगह क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हें युद्ध के बारे में अगर तुमसे कहूं, तो तुम टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस से लेकर हर चीज तुम एक भाषण दे सकते हो, लेकिन एक सैनिक की गोद में उसका जब कोई साथी मरता है और वो जो फीलिंग और इमोशंस उस युद्ध के मैदान में उत्पन्न होते हैं, तब शायद वो तुम समझ। सेवन प्राइवेट रियन अगर एक फिल्म है ऑस्कर हाँ विनिंग, आप उसमें भी देखिए, गोद में मरते हुए अपने साथी की मौत पर बाहर से मानवाधिकार की बहस करना, भाषण देना अलग बात है। तो यहाँ इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट है। देखिए हर जगह क्या कहा जा रहा है कि आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। आपने अगर नोट पढ़ा होगा उसका कि हम छठी से आपको पहले कहीं उसमें पढ़ाएंगे और उसके बाद इंटर्नशिप कराएं। तो आईपीएस बन के किसी जिले में जाके शंकराचार्य का दर्शन अगर पता है और अचानक आप भीड़ में घिर जाएं और चारों तरफ से लोग आपको पत्थर मार रहे हो, उसमें भी अगर आप आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ को महसूस कर सकें और रिवेंज की बजाय व्यवस्था में विश्वास कर सकें, ये किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ये अनुभवजन्य क्या है। बिल्कुल। इस ड्राफ्ट की जो सबसे बड़ी चीज जो विनीत मेरा मानना है वो ये है कि इस ड्राफ्ट ने जो कहा है कि किताब और जीवन के बीच में जो गैप है ना, उस गैप को फिल करना है। हम तुम्हें स्विमिंग का 50 सिद्धांत सिखा दें,
कि बैक स्ट्रोक ये है, फ्रंट स्ट्रोक क्या है, और तुम्हें ले जाके उफनती हुई गंगा में ढकेल दें तो बैक स्ट्रोक नहीं याद आएगा। पर अगर तुम्हें हम थ्योरी भी सिखाएं और वहीं पर प्रैक्टिकल भी कराते रहें थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो जब 3 साल 4 साल बीतेगा तो तुम एक अच्छे स्विमर का, माइकल फेल्प्स भले ना बन पाओ, फिर भी कम से कम एशियाड में गोल्ड मेडल जीतने लायक क्या हो जाओ, बन जाओ। और एक बदलाव और है विनीत, जो मैं ध्यान आकर्षित करता, शिक्षा जो है वो फ्यूचर पे निवेश की बात कहता है ना। कहते हैं कि वो अमेरिका, थॉमस जेफरसन कहा करता था कि जो तुम निवेश शिक्षा में आज करोगे, आने वाली पीढ़ियां उसका क्या होगी, परिणाम देंगी। तो जब फ्यूचर में निवेश की बात करते हैं तो जरा अंतर समझो क्या है। आने वाला फ्यूचर 2050 का कैसा है। 1970 में मनोज कुमार की एक फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। उसमें अगर आपने देखा होगा वो अपनी डिग्री जला देता है। डिग्री क्यों जला देता है? क्योंकि वो पढ़ लिख के भी बेरोजगार है, मतलब रोजगार नहीं है, इसलिए वो अपनी डिग्री जला देता है। गुलजार की फिल्म मेरे अपने में वो कहता है बीए किया, एमए किया, ऐसा लगे एमए किया, मतलब कि डिग्री की कोई महत्ता नहीं। यानी अगर हम 70 के दशक में जाएं तो वहां पे क्या है, एक बार तुम्हारी नौकरी मिल जाए तो शायद युवाओं को लगेगा कि उनका जीवन तो क्या हो गया, धन्य हो गया। 2050 का भारत ऐसा नहीं होगा। वहां नौकरी मिल जाए वो आसान है, पर नौकरी बनी रहे वो बहुत ही क्या है, मुश्किल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर 5 साल में बिजनेस को चेंज कर देगा। जो बिजनेस आज सही है, टेक्नोलॉजी 5 साल बाद हो सकता है। विनय सर की कोचिंग में आज विनय सर लोगों को इतिहास भूगोल पढ़ा रहे हैं, पर 5 साल पे एक कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट पैदा हो और वो लड़कों को क्या कर दे, हिस्ट्री पढ़ा दे। आप आज पायलट का कोर्स करना चाहेंगे कि आप प्लेन उड़ाएंगे, हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट बिना पायलट के प्लेन उड़ाना शुरू कर दे, तो आप फिर क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब क्या है, हर 5 साल पे नौकरियां क्या होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। और जब हर 5 साल पे नौकरियां खत्म होंगी तो आपको जीवन भर सीखना है, अपने को समायोजित करना है, अपने को लर्निंग कर्व में रखना है। तो वहां इसीलिए कहा जाता है टीचिंग नहीं, अगर आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे, टीचिंग नहीं लर्निंग पर फोकस है। और लर्निंग कोई 15 साल 12 साल का कोर्स नहीं होता है। लर्निंग हमें समझना है लाइफ लॉन्ग है, कि हम लाइफ लॉन्ग, हम हर चीज में। इसीलिए कहा गया है अब टीचरों का चैलेंज बहुत ज्यादा है। टीचर वो नहीं होना चाहिए जो उसको सिलेबस पढ़ा दे। आप बताओ यार, एक बुक आज से 20 साल पहले जो टीचर अकबर और बीरबल के बारे में पढ़ा दे वो टीचर है। जो आदमी बता दे फ्रांस का युद्ध कब हुआ वो टीचर है। अब क्या है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ता हूं और गूगल बाबा पे जाऊं और एक क्लिक करता हूं तो मुझे फ्रांस के युद्ध के बारे में सारी जानकारी आ जाए। तो अब जानकारी ज्ञान नहीं है, अब ज्ञान है जिसको कहते हैं 5C। नोट करने वाली बात क्या है, ज्ञान का मतलब सूचना देना नहीं, ज्ञान का मतलब है 5C। क्यूरियोसिटी, बच्चे में क्यूरियोसिटी उत्पन्न करो, वो इतिहास का रस लेने लगे, वो विज्ञान का, फिजिक्स का रस लेना शुरू कर दे, वो उसके जीवन में समाहित होना क्या हो जाए, शुरू। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग। आज के इस पोस्ट मॉडर्न ट्रुथ में एक सूचना ये वाली है तो उसी का अपोजिट दूसरी सूचना आ जाएगी, तो वो एसेस करके सही निष्कर्ष पर पहुंच सके, उसके लिए क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो दूसरी चीज से क्या है, क्रिटिकल सी का क्या है। तीसरा उसका क्या है, क्रिएटिविटी, वो सृजनात्मक क्षमता का, वो इमेजिनेशन को सोच सके, वो फ्यूचर को विजुलाइज कर सके। बिजनेसमैन कौन सफल होगा, जो आज को ना समझता हो, जो किसको समझता हो, फ्यूचर को समझता हो। अगला सी है कोलैबोरेशन। खुद कुछ कहते हैं इंडिविजुअल कांट बट टीम डू। इंटरप्रेन्योर बनने के लिए आईक्यू अच्छा होना जरूरी नहीं है, इंटरप्रेन्योर होने के लिए सोशल कोशिएंट, पैशन, आईक्यू प्लस एसक्यू प्लस पीक्यू, सोशल कोशिएंट हो, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ये जो दुनिया है वो एक ग्लोबल गांव है, सूचना क्रांति ने क्या किया, ग्लोबल गांव की तरह कर दिया। तो कम्युनिकेशन आपके विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, क्योंकि मैंने कहा, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा विभाग किया गया।
क्यों? क्योंकि मानव संसाधन क्या है, आर्थिक नजरिए से मानव को संसाधन के रूप में देखती है, और शिक्षा एक समग्र अवधारणा है कि आपकी क्षमताओं का विकास करती है। वो क्षमताएं आर्थिक मानव के रूप में भी, सामाजिक मानव के रूप में भी, राजनीतिक मानव के रूप में भी। राजनीतिक मानव का मतलब क्या है? हम अधिकार और कर्तव्य के बोध से परिचित हों, हम अपनी सक्रिय मतदाता, अक्रिय अक्रिय मतदाता कौन होता है? जो केवल वोट डालता है। और सक्रिय मतदाता क्या होता है? जो सरकार की जवाबदेहिता को लगातार सुनिश्चित करने का क्या करता है? प्रयास करता है, हाँ, और सरकार में भागीदार बनने की क्या करता है? कोशिश करता है। तो ये जो शिक्षा है, ये स्वयं का बोध, केवल बाहर शिक्षा हमको नहीं ले जाती है, हमारी अंदर की यात्रा को, अंतर मन की यात्रा को भी कराती है। तो शिक्षा बाहर भौतिकता के विकास को भी करे और सांस्कृतिक परिष्कार को भी करे। संस्कृति क्या, देखिए सभ्यता क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? मतलब गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी शहर, ये सब क्या है? सभ्यता है। और आप कौन है, आप क्या है? ये आपकी क्या है? संस्कृति। हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारी नैतिकता, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो देखिए, इसमें भारतीय संस्कृति, उसके अध्ययन पर फोकस किया गया है। तो हमें लगता है इसमें कई मौलिक क्रांतियां हैं, जो नजरिए के दृष्टिकोण से और विचारधारा के दृष्टिकोण से। और सबसे अंत में, इस शिक्षा के पूरी नीति में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसे एक लोकतांत्रिक ढांचे में बनाया गया है। पहली बार पंचायतों की भूमिका, लोगों ने ऐप के माध्यम से अपनी बात, अपनी सुझाव किए। तो जब हम लोकतंत्र में कहते हैं ना, एक पहलू, चूंकि आज बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है यह संवाद, तो आज नहीं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा और मैं आपसे जानना भी चाहूंगा कि बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि जो हमारी अभी नई शिक्षा नीति का प्रारूप आया है, बड़ी बड़ी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं कि हाँ ये चीजें अगर हो जाए तो न जाने कैसा भारत दिखेगा, चमत्कार ही हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन क्या यह यूटोपियन विचार, वैसा बहुत से आलोचक मानते हैं, क्या ये जो शिक्षा नीति है इसमें भी तमाम कमियां हैं और इन कमियों को हम शायद देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या हम देख रहे हैं तो भी हम इसके अच्छी अच्छी चीजों के बारे में ही समझने की कोशिश या देखने की कोशिश करते हैं? तो सर, आपसे हम चाहते हैं कि आगे के जो अंक हैं उसके बारे में एक डायरेक्शन आप जरूर दे दें सर। नहीं, डायरेक्शन तो जाहिर बात है मैंने कहा, लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, दुनिया को देखने का नजरिया हमारा पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। पहली बात तो ये भरोसा रखें। बहुत साल पहले लोगों ने कहा था कि जनसंख्या 300 करोड़ हो जाएगी तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कहाँ पृथ्वी नष्ट हुई? लोगों का जीवन क्या हुआ? बेहतर हुआ। बहुत से लोगों ने कहा था तृतीय विश्व युद्ध जल्दी होने वाला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद जिस तरह से क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया संकट आया, तो लोगों ने कहा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी कहाँ नष्ट हुआ? जब राजीव गांधी पहली बार कंप्यूटर से आए तो अटल जी बैलगाड़ी पे बैठ के संसद चले गए थे, कह रहे थे कि हम लोग खत्म हो जाएंगे। आपने नया दौर फिल्म देखी होगी, दिलीप कुमार ने मशीन और मानव की लड़ाई दिखाई थी। उसमें उन्होंने दिखाया था कि मशीन कैसे हार जाती है। जब भी हम बदलाव की बात करते हैं तो संकट आते हैं, और लोकतंत्र में एक बात समझने की जरूरत है, लोक यानी जनता पहले है, तंत्र यानी इस व्यवस्था बाद में है। हम मालिक हैं इस लोकतंत्र में, शेयर होल्डर कौन है? हम और आप। हाँ, तो अगर हम और आप हैं, तो अगर व्यवस्था में कोई संकट क्रिएट कर रहा है तो आओ आगे। टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप दे दिया, वीडियो रिकॉर्ड कर लो। भ्रष्टाचार कर रहा है तो भ्रष्टाचार दूर करो, सरकार पर दबाव समूह की भूमिका बनाओ। हम कब तक भागेंगे? हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देंगे। पर ये अलग बात है, ये आपने सही कहा कि इसकी कमियों को भी ध्यान में रखेंगे। हम कमियों की तरफ आंखें नहीं मूंदेंगे तो फिर किसी दिन चर्चा, हाँ जब भी चर्चा का मौका मिलेगा, तो कहां प्रॉब्लम है, जो डेफिसिट मैं कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, स्किल डेफिसिट, ट्रेनिंग डेफिसिट, इक्विपमेंट डेफिसिट, डिजिटल डेफिसिट, ढेर सारे डेफिसिट हैं। जिन डेफिसिट का मुकाबला, रिसोर्स डेफिसिट, जिन्हें हमें करना है। और उससे भी अंतिम में ये जो सेंटर स्टेट का मैंने कहा था तनाव है एक फेडरल स्ट्रक्चर में, बहुत से देखिए त्रिभाषा फार्मूले को लेकर दक्षिण के राज्यों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। तो उनको भी समझेंगे और कभी देखेंगे उनका सोल्यूशन क्या संभव है। पर मुझे लगता है आज की बातचीत विनीत, डिजिटल संवाद हम लोग का बहुत लंबा खींच गया है। तो इस साइबर सोशल वर्ल्ड पर इससे ज्यादा खींचना सही नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे के थैंक यू वीडियो सो में मच। हम लोग निश्चित रूप से इसके जो और तमाम पहलू हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार। थैंक यू सो मच।